Once again, good morning, all of you. Okay. What is visible from camera is not clear from the audience side. Let us see. So today we are here to discuss, to share a very important feature of our new curriculum, that is in the K scheme. In the K scheme curriculum, there are few important points which are added. Very first is the National Education Policy, the curriculum based on National Education Policy. Under this National Education Policy, whatever I-scheme assessment process was there for internal evaluation, there are two types of evaluation. One is internal and one is external. In internal, you know that there are unit test number 1, unit test number 2 and micro project. Whereas in external assessment, you will go for the final examination which was of 70 marks. In the K scheme, again, the assessment was 70 marks. In the assessment process, which was internal assessment for continuous progress, for continuous assessment, it was there in your I scheme. K scheme में क्या हुआ है कि आपका जो कंटिन्यूअस असेसमेंट का जो इवैल्यूएशन है वो फाइनल रिजल्ट के साथ अटैच कर दिया गया है. मतलब फाइनल रिजल्ट जो आपका 100 मार्क्स का होता है उसकी मार्कशीट आपकी ईयर लॉन्ग जो आप कंटिन्यूअस असेसमेंट करवाते हैं UT1, UT2, माइक्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह का, वो सब आपका अब कंटिन्यूअस असेसमेंट फाइनल मार्कशीट में भी जुड़ के आएगा. ये एक पहला इंपॉर्टेंट चेंज के स्कीम में आया है. उसके बाद सेकंड चेंज आया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये जो आपको आज का प्रेजेंटेशन हम लेने वाले हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब क्या? हमारे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, एंशियंट नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये अब हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है. हर सेमिस्टर में थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका एडिशन हुआ है. जैसे फर्स्ट सेमिस्टर जिन्होंने भी के स्कीम पूरा करिकुलम देखे हैं उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स, ड्राइंग, वर्कशॉप और बेसिक साइंस, इन सभी टॉपिक्स में इंडियन नॉलेज सिस्टम का थोड़ा थोड़ा पार्ट और टोटल मिला के 14 आवर्स पर सेमिस्टर इन द फर्स्ट सेमिस्टर ऐड किया गया है. एक अलग से नया सब्जेक्ट भी आया है जिस सब्जेक्ट का नाम है योगा एंड मेडिटेशन. तो ये सब्जेक्ट हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे के स्कीम करिकुलम में आया. एंड वी आर वेरी प्राउडली announcing that our MSBTE has adopted this NEP IKS at a very early stage. The Indian education system has announced this policy in 2020, but then because of Corona and other implementation problems, it is not yet implemented in a full-fledged manner, but from 2024 onward, all the institutes have implemented their curriculum based on National Education Policy, which includes Indian knowledge system as one of the important element of your curriculum. ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या है. आउटकम, इंडियन नॉलेज सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आपका शायद इसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पहले इसका नाम हुआ करता था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, HRD. तो HRD को आजकल हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं. और इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो टेक्निकल एजुकेशन सेल है, इसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE. और इस AICTE के अंडर में एक नया सेल बना है
उस सेल का नाम है IKS डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम साइंस में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, ऐसे जितने भी एजुकेशन के डोमेन है, हर डोमेन में भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या हुआ करता था आज से 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले, भारत जो इतना समृद्ध देश था, पूरी दुनिया जो भारत में आके यहां का जो व्यापार है, यहां का जो कल्चर है, यहां का जो कॉमर्स है, पैसा है, उसको यूज करता था, उसको ले जाता था। आपने सुने होंगे पोर्तुगीज, डच, मुगल, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब भारत आए। ये भारत ही क्यों आए? ये कहीं दूसरे देश, रशिया या कहीं अमेरिका या मान लो जापान क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत एक जमाने में अपने रिच नॉलेज की वजह से, अपने ज्ञान परंपरा की वजह से इतना समृद्ध था। भारत में लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट थी वर्ल्ड की, और भारत का जीडीपी 66% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये 66% भारत के हाथ में था। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो वो क्यों बोला जाता था? ऐसा क्या था भारत के पास? ऐसी कौन सी नॉलेज सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम था जिसकी वजह से भारत इतना कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, स्किलफुली और आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से इतना उन्नत था? तो इन सब चीजों का जब एनालिसिस किया गया तो भारत में एक नया सेल का गठन हुआ, और उस सेल के माध्यम से अब हर फील्ड में, सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं, इन ऑल द फील्ड ऑफ एजुकेशन द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज बीइंग टॉट। जैसे अभी फाइनल ईयर में जो आई स्कीम के बच्चे हैं उनको पता है इन्वायरमेंट स्टडी सब्जेक्ट है। तो इन्वायरमेंट स्टडी सब्जेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि हर बच्चा जो भारत में पढ़ रहा है, किसी भी कोर्स में क्यों ना पढ़ रहा हो, उस बच्चे को इन्वायरमेंट के बारे में, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या क्या इश्यूज है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बारे में पता चलना चाहिए, और उसके लिए क्या कानून है, क्या लॉज है, वो पता चलना चाहिए। इसीलिए इन्वायरमेंट सिस्टम एक विषय जो पिछले कुछ सालों से एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड हुआ है। लेकिन अब उस इन्वायरमेंट के साथ में कौन सा नया डोमेन आ गया है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे, IKS इंडिया प्रेस करेंगे, तो आपको वहां पूरा एक ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, समुद्र है वहां पे, कि भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े आज तक कितने काम हमारे पास अवेलेबल हैं, और कुछ तो विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए, जल गए। आपको पता होगा भारत की लाइब्रेरी जो है, सभी लोग आइए, आपको पता होगा भारत में जो नालंदा लाइब्रेरी थी उसको जला दिया गया, 3 महीने तक वो जलती रही। तो ऐसे कई दुर्लभ किताबें, पांडुलिपियां और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे पास नहीं है। फिर भी हमारा जो नॉलेज ट्रेडिशन था वो लिखने से ज्यादा वो ओरल ट्रेडिशन था। गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने फिर अपने शिष्य को बताया। ऐसा हजारों सालों से हमारे देश में परंपरा चल रही है। तो भले ही उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे कई विलुप्त हो गए, जल गए, नष्ट हो गए, फिर भी वो नॉलेज हमारा आज भी मैक्सिमम रिटेन्ड है, मैक्सिमम हमारे पास अभी भी वो प्रचलन में लाया जा सकता है। तो अब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इट इज द ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूअसली लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन अ नॉलेज एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द नोन हिस्ट्री। मैंने बताया आपको कि ज्ञान और उत्पाद, हमारे यहाँ की जो शिल्प कलाएं हैं, है ना, हमारे यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे मसाले, जैसे हमारी शिल्प कलाएं, जैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज्ञान, हमको पहले ही पता था कि सूर्य का दूरी भारत पृथ्वी से कितनी है, चांद और पृथ्वी के बीच में क्या डिस्टेंस है, उनका सरकमफरेंस कितना है, उनका सेंटर क्या है, कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, कितनी ओल्ड हमारी पृथ्वी है, कितना ओल्ड हमारा यूनिवर्स है। ये सारा नॉलेज हमारे पास था विदाउट एनी एक्सटर्नल इक्विपमेंट।
हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, दूरबीन नहीं था, लेबोरेटरीज नहीं थी, स्टिल वी हैव ऑल द नॉलेज एंड नाउ द मॉडर्न साइंस it is using all those equipment and validating our knowledge. हमने जो आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले बताए, वो अब जो लेबोरेटरीज और इक्विपमेंट्स है उसके माध्यम से दुनिया उसको वैलिडेट कर रही है. वैलिडेट कर रही है मतलब उसको बोल रही है हाँ ये जो इन्होंने बोले थे वो सही है. तो हमारा नॉलेज सिस्टम और हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो दुनिया का सबसे पावरफुल था. धार्मिक कल्चर दैट एम्फेसाइज द डेवलपमेंट. धार्मिक कल्चर मीन्स ये जो धर्म वर्म आप जो पूजा पाठ सुन रहे हो वो धार्मिक कल्चर नहीं. धर्म एक्चुअली, धर्म मीन्स व्हाट इज द प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट. ये टेबल है और ये मुंह मोड़े है, ये चेयर की प्रॉपर्टी है कि कोई अगर इस पे बैठना चाहे तो बैठ सकता है. क्या है इसका? ये धर्म है कि कोई बैठे तो उसको वो स्थान दे. अगर इसके बैठते ही चेयर गिर गई तो उसको हम चेयर बोलेंगे क्या? टूटी चेयर बोलेंगे. प्यास लगती है आपको, है ना, बहुत प्यास लग गई. अब आपको प्यास लगने के बाद पानी पीने से प्यास बुझती है, ये पता है, तो आप कहीं भी हो तो आप आग, पत्थर, गोटे, पेड़ पौधे को नहीं ढूंढेंगे, आप पानी ढूंढोगे और पानी पीते ही आपकी प्यास बुझ जाएगी. अगर पानी ने आपकी प्यास बुझाना बंद कर दिया, यानी अपना प्रॉपर्टी, अपना धर्म छोड़ दिया, तो आप पानी पियोगे क्या प्यास लगने पे? तो दिस इज एक्चुअली धर्म. धर्म इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट. वो तत्व की आग का काम है आपके भोजन को पकाना. अगर उसने आपके भोजन को गर्म करना और पकाना बंद कर दिया तो आग का इस्तेमाल आप भोजन बनाने के लिए करोगे क्या? दिस इज द धर्म. तो अपना कल्चर दैट एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एम्फेसिस ऑन लिविंग इन हार्मनी विद वनसेल्फ. अपने खुद के साथ में समन्वय के साथ रहना, इन्वायरमेंट के साथ समन्वय में रहना और यूनिवर्स के साथ में समन्वय पे रहना. ये हमारा कल्चर हमको सिखाता है, जिसको हम धार्मिक कल्चर बोलते हैं, जो हमारे कई एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से हमको उसका नॉलेज मिला है. करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आर अनसस्टेनेबल एंड आर इन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर. अभी जो नया डेवलपमेंट चल रहा है, जगह जगह आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं और टनल्स बन रही है. अभी सुने होंगे टनल धंस गई थी तो कई मजदूर दब गए. फिर उसके बाद में जब उत्तराखंड में बड़े बड़े डैम्स बने या जो हाईवेज बने वहां पे पहाड़ों को काट के, तो उसके बाद में आपको 2013 में जो वहां पे उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी और हजारों लोग बह गए थे. इस प्रकार के नेचुरल जो कैलेमिटीज क्रिएट करते, मैन मेड कैलेमिटीज, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल, हमारे खुद के जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, उसकी वजह से कई किस्म के सीरियस कॉन्फ्लिक्ट प्रकृति के साथ में पैदा होते हैं. तो उससे बचने के लिए हमारा एंशिएंट नॉलेज सिस्टम, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसे आपका एक विजन, आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने का तरीका एक सही दिशा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, उस दिशा में ये IKS ने काम करना शुरू किया है. नीड फॉर अ न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट. विकास की नई परिभाषा. विकास क्या होता है? विकास सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन करना ही विकास नहीं है. जमीन के अंदर डीजल पेट्रोल है तो उसको निकाल के कारों में चला के खत्म कर दो, फिर से जमीन पेट्रोल बढ़ने में लाखों साल लगेंगे. जो लाखों साल से हमारे धरती पे माइनिंग और जो खनन हो रहा है तेल का और खनिज पदार्थों का, वो कोई 10 साल 15 साल में नहीं बनता, वो बनता है लाखों सालों में. और उस लाखों सालों का बना हुआ जो खजाना है हम कुछ सैकड़ों सालों में खत्म करने वाले हैं. तो ये हमारे को अब एक नया सोच और नई एक चेतना के साथ हमको काम करना जरूरी है. तो यही सब चीजों को बताने के लिए हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का गठन हुआ है. देयर इज एन इंडियन वे दैट इज बोथ सस्टेनेबल एंड स्ट्राइव्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. भारत का जीवन जीने का एक तरीका था, उस तरीके को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है. और जब वो रिवाइव होगा तो निश्चित ही हम हमारे नेचर के साथ हार्मनी
समन्वय स्थापित कर पाएंगे और एक अच्छा भविष्य, एक ग्रीन फ्यूचर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम दे पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप लोगों के दिमाग में आज इस अर्ली एज में अगर आ गया तो आने वाले 100 सालों में, 200 सालों में हमारा ये जो डिस्ट्रक्शन का साइकिल है, जो रोज हम पेट्रोल, डीजल, पेड़ और नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं अपने लिए, तो उसको हम पहले वो बर्बादी रोक सकते हैं और फिर उस बर्बादी को रिवर्स भी कर सकते हैं। वो जो साइकिल घूम रहा है डिस्ट्रक्शन का, पहला काम है उस चक्के को रोकना। रोकने का जनरेशन आपका है, आपके आगे आने वाली 2 जनरेशन तक तो आपको पहले रोकना पड़ेगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रोकना और रिवर्स करना ये जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको बताने के लिए ये इतना बड़ा सेल, करोड़ों रुपए सरकार इस पे खर्च कर रही है, जिससे कि आपके अंदर में वो जागरूकता है। आप एक अच्छे इंजीनियर तो बन जाओगे, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, आप एक अच्छे मैनेजमेंट सीए के कोर्सेस करके अच्छे क्या बोलते हैं एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। लेकिन आप अगर अपने नेचर और इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे, उसके प्रति आपकी जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं समझोगे, तो ये कुछ ही सालों का आपका ये इन्वायरमेंट बचा है। एज पर द करेंट प्रोजेक्शन, द इन्वायरमेंट इज लाइकली टू क्रिएट अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आफ्टर 80 ईयर्स। मतलब 80 सालों में, अभी 2023 चल रहा है, 2100 तक पहुंचते पहुंचते 5 डिग्री राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर होने वाला है। और अगर 3 डिग्री राइज भी हुआ इसी तरीके से चलते हुए, तो पूरी दुनिया का मैक्सिमम जो पार्ट है वो समुद्र के नीचे और पहाड़ों के नीचे दब जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। द ग्रैंड विजन ऑफ IKS, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन at AICT, is to initiate a process of training generations of scholars who will show the Indian way to the world. भारत की जीने की पद्धति दुनिया को बताने के लिए ये IKS की स्थापना हुई है। इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर्स यानी आप स्कॉलर्स हो, आपकी पीढ़ियों को समझाने के लिए, ट्रेन करने के लिए IKS की स्थापना हुई है। इंजीनियर बनना तो 3 साल में 35 सब्जेक्ट पास करके निकल जाना, ये तो सालों से, पिछले 100 सालों से भारत में हो रहा होगा और करोड़ों इंजीनियर निकल गए होंगे। लेकिन स्थिति आज ये आ गई है कि हमको हमारे फ्यूचर के बारे में इतनी घबराहट और इतनी चिंता हो रही है कि हमने जो 100 साल में किए वो अगले 100 साल तक हमको टिका के रखेगा कि नहीं टिकेगा। तो सस्टेनेबल, टिकाऊ, रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना, जो आपको एक सस्टेनेबल वर्ल्ड के बारे में बताए, आपको एक फ्लेक्सिबल वर्ल्ड के बारे में बताए, आपके लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन हो, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिसको बोलते हैं समग्र विकास। आपको न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पता हो, आपको पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए, आपको भारतीय ज्ञान परंपरा या एक्चुअल इन्वायरमेंट कंसर्न क्या है वो पता होना चाहिए। और आपका जो समग्र विकास है वो रहना चाहिए। 5 पॉइंट पे रहता है, होलिस्टिक एजुकेशन है, स्टूडेंट सेंट्रिक लर्नर है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फिर फ्लेक्सिबल आपका टिकाऊ अप्रोच होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो IKS division, Ministry of Education has been established with a vision to promote interdisciplinary and transdisciplinary research on all aspects of IKS, update and disseminate IKS knowledge for further innovation and societal application. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको सिर्फ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही नॉलेज ना है, आपको थोड़ा मैकेनिकल में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का क्या है, कंप्यूटर का क्या है, फिर उसके बाद में आपको मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी होना, उसके बाद में आपको बैलेंस शीट, कॉमर्स के बारे में भी जानकारी होना। तो इंटरडिसिप्लिनरी आपका ग्रोथ हो, है ना। ये सारी चीजों के लिए IKS ने अभी अलग अलग इनिशिएटिव्स लिया है। फंक्शंस देखेंगे तो इट फैसिलिटेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स IKS बेस्ड रिलेटेड इंटर
and transdisciplinary work done by various institutes in India and abroad including universities. ये बहुत सारी चीजों का संकलन है आईकेएस में, पूरी दुनिया में और भारत में क्या क्या हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पे, उन सब का कलेक्शन आपको यहाँ आईकेएस में मिलेगा और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम. एस्टेब्लिश, गाइड एंड मॉनिटर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. आप अगर मान लो इस किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप है, उसके बाद में प्रोजेक्ट प्रपोजल आप डाल सकते हो और उसके बाद में आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हो. मतलब आपका मतलब स्टूडेंट, टीचर और इंस्टीट्यूट मिलके. ठीक है. पॉपुलराइजेशन ऑफ स्कीम, फैसिलिटेट फंडिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, पॉलिसी रिकमेंडेशन. ठीक है, ये तो बात की बात है. तो व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन आईकेएस? अब आईकेएस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक स्लाइड में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि paucity of genuine scholarship in the field which leads to propagation of myths and unscientific claim. हमारे पास में दो एक्सट्रीम एंड है. एक एक्सट्रीम एंड है कि हमारे कुछ लोगों का कहना है कि भारतीयों को कुछ नहीं आता था, वो मूर्ख थे, फटे कपड़े पहनते थे, धूल में रहते थे और उनके पास खाने को नहीं था और नॉलेज और क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसी कोई चीज हमारे पास नहीं थी. लेकिन आपको पता होगा कि भारत का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आपने नाम सुने होंगे. हमने जीरो दिए, हमने पाई दिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री दिए, हमने कैलकुलस दिए, सारी चीजें हमने दिए. तो हम एकदम जिसको बोलते प्रिमिटिव, मतलब वो जो आदि मानव जैसे नहीं थे, हम बहुत ही कल्चर्ड सिविलाइजेशन थे. तो हम कल्चर्ड सिविलाइजेशन थे, ये प्रूव करता है कि हम एकदम रिमोट या एकदम प्रिमिटिव एज के लोग नहीं हैं. दूसरा, हमारे कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड में आज जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा का सारा हमारे किसी न किसी शास्त्र में या किसी न किसी लिटरेचर में लिखा है. ये भी अब तक प्रूफ नहीं हुआ है. जैसे आपने सुने होंगे हमारे पास पुष्पक विमान की कहानियां हम सुनते हैं. अभी पुष्पक विमान अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां चल रही है. अभी जैसे आप लोगों ने स्ट्रिंग थ्योरी का नाम सुने होंगे. स्ट्रिंग थ्योरी मतलब ये पूरा यूनिवर्स जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, किस चीज से मैं, आप, दीवार, पंखा, टेबल, चेयर, पेड़, पौधे, ये सारी चीजें काहे से बनी है. तो इसका एक फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, उसको ढूंढने के लिए एक थ्योरी दी गई है वर्ल्ड में जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी. और एक मिनट, हाँ मैं ले रहा था अभी इनका रिकॉर्डिंग, पहला वीडियो कर रहा हूँ ना. अपना आपका रिपीट है, लंच के बाद भी एक एक लेक्चर रिपीट है. आज एक उनका भी है और एक उनका आपका भी है. 1:30 बजे के बाद ले लीजिए, मैं इनका लेता हूँ. ओके, तो हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा था मैं. जैसे मैं हूं या ये टेबल है या ये मान लो लाइट है, पंखा है, ये सारी चीजों के बनाने में कौन सा मुख्य एलिमेंट है, तो वो मुख्य एलिमेंट जो है उसको डिफाइन किया गया है कि वो स्ट्रिंग्स है, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है. लियोनार्ड सस्किंड और मिचियो काकू जैसे साइंटिस्ट आज उस स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहे हैं. तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो स्ट्रिंग थ्योरी अभी मॉडर्न साइंस जिस पे काम कर रहा है वो भी हमारे किसी एक भगवत गीता के श्लोक में उसके बारे में सूत्र दिया हुआ है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक धागे में पिरोई हुई है और वो धागा जो है वो हे अर्जुन मैं हूं, ऐसा गीता में कहा गया है. तो इतना एक्सट्रीम क्लेम भी लोगों को पच नहीं रहा है. आज से 400 साल पहले तो और भी कई चीजें नहीं पचती थी, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है. तो ऐसे एक्सट्रीम क्लेम भी हमारे लिए आज की सिनारियो में इतने रेलेवेंट नहीं है, या वो भी रेलेवेंट नहीं है बोलना कि हमको कुछ नहीं आता था, हम तो धूल धक्कड़ में रहने वाले सपेरों और भालुओं बंदरों को नचाने वाला देश हमको बोला जाता था कि हम सिर्फ सांप के वो पिटारे वाले देखे होंगे ना आपने, सांप के पिटारे में सांप का खेल दिखाते हैं, नेवले और सांप का, और भालू और बंदर को गले में रस्सी बांध के घुमाते हैं. तो यही हमको आता था और कुछ नहीं आता था. तो ये दोनों क्लेम जो है ये
गलत है। हम लोग ना तो इधर से इतने पीछे थे और ना तो अभी मॉडर्न साइंस के जो डेवलपमेंट है उसको हमने हमारे नॉलेज से प्रूव किए हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से एरिया है जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम काम करता है उसका थोड़ा सा एक समरी है, जिसमें 14 टाइप के एजुकेशन होते थे। टोटल 32 टाइप्स ऑफ विद्या और कला, स्किल एंड आर्ट। ठीक है, आर्ट यानी वो कला, वो एक दूसरा उसका मीनिंग है, बट विद्या और कला मतलब तो आर्ट हो गया, लेकिन विद्या मतलब क्या हो गया, हमारे नॉलेज। ठीक है, तो ये 14 टाइप की विद्याएं हमारे एंशिएंट सिस्टम में थी। और वैसे देखा जाए तो 32 टाइप के अलग अलग विद्या, वो जो दिमाग से बगैर हाथ और पैर के इस्तेमाल के भी हम ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन कला वो है कि आपको क्रिकेट खेलना है तो हाथ पर बैट लगेगा, या आपको पेंटिंग बनाना है तो हाथ से बनाना है, ये कला है। तो कला और विद्या, तो 64 टाइप की कलाएं और 32 टाइप की विद्याएं थी, जिसमें से 14 जो बहुत प्रचलित है उसके बारे में लोगों को बताना। फिर ये हमारे उपवेद है, और ये दर्शन, फिलॉसफी, दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो हमारे 6 दर्शनों में हमको मिल जाएगा। हमारे पास 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन, ऐसे 9 दर्शन फिलॉसफी होती है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आज वो उतना रेलेवेंट आपको बताना नहीं है। आज बताना ये इंपॉर्टेंट है कि आपके आईकेएस में क्या पढ़ना है आपको। तो आईकेएस पहले समझ लो, फिर उसको पढ़ने के लिए हम लोग हमारा माइंड, बॉडी और सोल उसको तैयार करेंगे। तो फोकस एरिया में दर्शन, शास्त्र, साहित्य है, फिर होलिस्टिक मेडिसिन, हमारे आयुर्वेद, फिर उसके बाद में साइकोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, फिर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, फिर शिप बिल्डिंग, नेविगेशन, मेरीटाइम्स, केमिस्ट्री, मेंसुरेशन, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, वास्तु, शिल्प शास्त्र, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट ऑफ वाटर, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर मेटलर्जी, धातु विज्ञान, जो सोना, मर्क्यूरी, ये सब चीजें है, ये कैसे बनती है। और मर्क्यूरी भारत विश्व को जो मेटलर्जी के क्षेत्र में नॉलेज देने वाला सबसे पहला और प्रीमियर जो देश है वो भारत ही था, जहां से मेटलर्जी का नॉलेज वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मैन्यूस्क्रिप्ट, पुराने जितने भी, पहले तो कागज नहीं था, पहले तो मेमोरी नहीं थी कंप्यूटर की कि वहां स्टोर कर दे, पहले तो वो ताड़ के पत्रों में लिखा जाता था। उसके पहले भी जो अलग अलग तरीके से राइटिंग वर्क होते थे, उस राइटिंग वर्क को प्रिजर्व करना ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कुछ तो जला दी गई, मैंने आपको बताया। जो बच गई है वो इतनी पुरानी है कि उसमें कई किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, पढ़ने में नहीं आती, खराब हो रही है, टूट रही है। तो उसको गोवा में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ गोवा, उसका बहुत बड़ा लैब है जो इतने हजारों वर्ष पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट को केमिकली प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व कर रहा है, जिससे कि वो आने वाले जनरेशन तक पहुंच सके। अब आते हैं हम हमारा डिप्लोमा करिकुलम में। तो डिप्लोमा करिकुलम में आप देखेंगे कि के स्कीम सेमेस्टर 1 में बेसिक मैथमेटिक्स, ये कॉलम आप देखें, यहां पे आईकेएस लिखा हुआ है। अब आईकेएस आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। जिन लोगों ने उसको नहीं पढ़े वो लोग सेल्फ स्टडी करके उसको एक्सप्लोर करें, और जिनके सिलेबस में ही आ गया है वो तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि उनको, दे आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दे विल लर्न अबाउट आईकेएस इन द नेक्स्ट 3 years। 6 घंटे मैथमेटिक्स में, 4 घंटे बेसिक साइंस में, और ग्राफिक्स में 2 घंटे, वर्कशॉप में 2 घंटे। वर्कशॉप जिन लोगों ने किए उनको पता है कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल आईकेएस के टूल्स पे लास्ट प्रैक्टिकल किए थे। और फिर ये एक योगा एंड मेडिटेशन का सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस हो गया है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आया, तो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, फिर
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसको कि हम लोग मेरू प्रस्तार नहीं, बोधायन संख्या, पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो बोधायन ऋषि थे भारत के, उन्होंने पाइथागोरस से 200 साल पहले, यानी आज से 3000 साल पहले ये ट्रिपलेट्स दे दिए थे, जिसके बाद में पाइथागोरस ने उसको आइडेंटिफाई किया और आगे फिर मॉडर्न जो हमारा यूरोपियन और वेस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है उसने उसको अडॉप्ट किया। ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल स्क्वायर, फिर उसके बाद में मेरू प्रस्तार होगा यहां पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, कैलकुलस, ज्योमेट्री। फिर आपने कभी दिल्ली के जंतर मंतर या क्या बोलते हैं जयपुर के वो जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एक पूरा एक यूनिट बनाया, वहां पे राजा ने बनाए थे, तो जो कि सूर्य की पूरी पोजीशन, डे नाइट मंथ, ये सारी चीजें आपको बताता है। तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में ऑलरेडी थे, जिससे हम लोग ये पूरे जो सोलर सिस्टम या जो यूनिवर्स का नॉलेज हम लोग निकाल पाते थे। फिर इंडियन केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र, है ना, रसायन एंड केमिस्ट्री दे आर अभी एक है, लेकिन रसायन शास्त्र हमारा उससे काफी आगे था जो आज की केमिस्ट्री है। और ये जो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के बारे में हम बात करते हैं, वो एटम की थ्योरी देने वाला दुनिया को पहला व्यक्ति आचार्य कणाद थे। तो एटॉमिक थ्योरी अगर किसी ने दिया है दुनिया को तो वो आचार्य कणाद ने दिए हैं। और अब हम उनको जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो वो डाल्टन ने बाद में उसको दिया, लेकिन हमारे कणाद ऋषि ने, आचार्य ने एटम्स के बारे में, मैं हूं, मैं कैसे बना हूं, सेल से बना हूं, सेल में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स है, एटम्स में फिर बाद में न्यूक्लियस है, तो ये पूरी थ्योरी जो है आचार्य कणाद ने दे दिए थे। लेकिन हम लोग हमारे नॉलेज सिस्टम को यूज करना छोड़ दिए थे, भूल गए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं थी, इसीलिए हम लोग पाश्चात्य जगत से, जो वेस्टर्न कंट्री से जो नॉलेज आता है, उसी को हम लोग ट्रू नॉलेज समझते हैं, और ऐसा नॉलेज हमने कभी देखे ही नहीं, ऐसा हमको लगता है, बट ये सही बात नहीं है। ग्राफिक्स में एंशिएंट कल्चर, अब बड़े बड़े मंदिर आप देख रहे होंगे, एक से एक मंदिर जो हजारों सालों से खड़े हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े हैं जो कई भूकंप झेल चुके हैं, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। साउथ में कई मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है जो कई बार, मतलब साल में कई महीने तो वो बर्फ में ढका रहता है, फिर निकलता है, फिर बनता है, तो उस वक्त वहां कई हजारों साल पहले कैसे वो मंदिर बने होंगे, और आज तक कैसे वो इतने कठिन वातावरण में भी टिके हुए हैं। तो आर्किटेक्चर तो हमारा था ना वैसा, हमने वैसा बनाए। आज की तारीख में तो बिल्डिंग बनाते तो 100 साल में, ये सीमेंट 100 साल में गिर जाती है, बड़े बड़े ब्रिज गिर जाते हैं, है ना, कोई भी ब्रिज बनता है तो 100 साल उसकी उम्र बताते हैं, 200 साल बाद उसको डिसमेंटल करना पड़ता है। इंडियन टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, जिसके बारे में अब आपको पता होना जरूरी है। वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, कौन कौन से पुराने टूल्स होते थे, जैसे सर्जरी करने के टूल, सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत थे जिन्होंने वर्ल्ड को सर्जरी के पितामह वो कहलाते हैं। तो सर्जरी अगर किसी ने दुनिया को बताया क्या होता है, तो हमारे जो भी सर्जरी पढ़ते हैं उनसे आप पूछे कि उनकी किताबों में सर्जरी के पितामह जनक का नाम क्या है, तो सुश्रुत। उन्होंने इतने फाइन माइन्यूट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे कि वो चीरा लगाना, उसको फिर सिलाई करना, टाके लगाना, सारी चीजों के इंस्ट्रूमेंट्स और रिप्लेसमेंट ऑफ बोन्स एंड बाकी सारे ऑपरेशंस वो उस जमाने में करते थे। तो हमारे पास सारा नॉलेज था, हम कोई प्रिमिटिव एज की सिविलाइजेशन नहीं थे। 5000 साल पहले, ये अभी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आप सुन रहे होंगे, वो तो उसके बहुत पहले से हम लोग एक सिविलाइज्ड उन्नत सभ्यता के रूप में दुनिया में जाने जाते थे, इसीलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ से आती थी। और जब भारत में दुनिया के लोग आना चालू हुए, सपोज आज से 1100-1000 साल पहले से, उसके बाद से ही हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे वर्क को देख के वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों ने वहां से इंस्पिरेशन लिए। आज चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे स्क्रॉडिंजर हो,
चाहे न्यूटन हो, आप किसी के बारे में भी गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन स्क्रिप्चर्स और इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्लू लिए, इंस्पिरेशन लिए, प्रेरणा लिए, और उसके बाद ही वो आज नया मॉडर्न साइंस का उन्होंने फाउंडेशन रखे। ये योगा एंड मेडिटेशन का 1 आवर का था। तो ये एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको आईकेएस के बारे में आज देना चाहता था। और योगा योग आप सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, फर्स्ट ईयर के भी है, सेकेंड ईयर के भी है, थर्ड ईयर के भी है। तो आप लोगों को एक बार आईकेएस समझ में आ जाए तो जिन लोग इस नॉलेज को करिकुलम में नहीं ले पाए वो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, जिनका करिकुलम में ऑलरेडी है वो आप उसको यूज करें। अब उसके बाद में मैंने इस प्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्कीम में जितने टॉपिक्स आईकेएस के हैं उन टॉपिक्स में क्या क्या है और उसका थोड़ा एक्सरसाइज या डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए रखा हूं। जैसे ये मान लो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने देखे होंगे, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारी जो मेथड है उस मेथड के अलावा भी एक एंशिएंट मेथड है, उस मेथड से आप अगर करते हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन और अच्छी तरीके से फास्ट, और कई बार तो सिर्फ बाय ऑब्जर्वेशन बगैर कोई पेन पेपर लिए भी आप बता सकते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक सिस्टम, नॉलेज सिस्टम था हमारे पास। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक्स थे। अगले कोई क्लास में आपको वो एक एक टॉपिक में कवर कराऊंगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है ये, अलग अलग टाइप के मेथड्स है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेकेंड स्पेशल टाइप। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये है पास्कल्स ट्रायंगल, बोलते हैं आजकल इसको पास्कल्स ट्रायंगल, लेकिन ये हमारे पास आचार्य पिंगला थे, उन्होंने इसको पास्कल से कई वर्षों, सैकड़ों वर्ष पहले ही दे चुके थे, और इसका नाम था मेरू प्रस्तार। मेरू मतलब पहाड़, और पहाड़ का प्रस्तार मतलब ऐसा ट्रायंगुलर जो दिख रहा है शेप, मेरू प्रस्तार। तो ये कैसे बनता है और इससे कई किस्म के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं, और बनाना बहुत आसान है। जैसे ऊपर में यहां 1 से स्टार्ट किए तो 1 के इधर कुछ नहीं है मतलब 0 है, और 1 के इस तरफ भी कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, यहां भी 1 प्लस 0 क्या होगा 1। तो ये उसका सेकेंड स्टेट आया। अब थर्ड स्टेट में आना है तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, फिर 1 के इधर कुछ नहीं है तो क्या हुआ 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, फिर ये 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, फिर और नीचे आएंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, और इस तरीके से ये पूरा मेरू प्रस्तार होता है। और इसका उपयोग जो है वो, छोटा सा एग्जांपल हमारा जो बायनोमियल एक्सपांशंस होते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, होता है ना ऐसा। तो अब देखिए ये x का कोएफिशिएंट a और यहाँ y का कोएफिशिएंट b, तो a और b अगर 1 1 रहे तो आप मेरू प्रस्तार से डायरेक्ट आप देखेंगे तो ये 1 2 1 जो आया ये हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा डायरेक्ट, ये इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, और ये ट्वाइस करके ये आपका x ax और by, मतलब ये क्या होगा कि बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट 2 और इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1 1। अगर क्यूब है तो 1 3 3 1 दिख रहा है आपको, 1 3 3 1, तो नेक्स्ट स्टेज के कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बायनोमियल एक्सपांशन कितना भी बड़ा आप चाहो, आप अगर सॉल्व करने जाओगे a प्लस बी पावर 4 तो आपको दो पेज से ज्यादा लग जाएंगे और 1.5 घंटे में सॉल्व होएगा। पावर 5 पावर 6 जाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, है, और पावर अगर 50 बोल दिए तो आप बोलोगे ये आदमी के बस की बात है ना, कोई दुनिया का कैलकुलेटर कंप्यूटर वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको मेरू प्रस्तार मालूम है तो आप सारे की सारे
कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में लूंगा, अभी सिर्फ आपको इसका पावर बता रहा हूं मैं कि कितना पावरफुल टूल है। ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई पावर 5 है, तो यहाँ 1 5 10 10 5 1, तो आप अगर देखेंगे तो 1 5 10 10 5 1 ये कोएफिशिएंट से वो पावर 5 के कोएफिशिएंट का इक्वेशन एक ही बार में निकल जाएगा। सॉल्व करने जाओगे तो आप में से 95% बच्चे तो पावर 5 का सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, 5% जो है उनको पूरा दिन लग जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो बौधायन संख्या, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है उससे पहले बोधायन ने वो ट्रिपलेट्स हमको दे दिए थे, जैसे 3 स्क्वायर इज 9, ये ट्रिपलेट्स आर 3 4 5। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, साइड का स्क्वायर है ना, सम ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ऐसे कितने नंबर्स बनते हैं, तो 3 का बनेगा, फिर 5 12 और 13 का बनता है, फिर 7 24 और 25 का बनता है। तो आपको अगर बोला जाए कि आप कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना सकते हो, तो ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर पता है आपको सब क्या होता है, क्या होता है प्राइम नंबर? हाँ ठीक है। अब यहां देखिए, थ्री 4 और 5 पहला जो नंबर सेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलिए या बोधायन नंबर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 के 2 पार्ट में वैल्यूज क्या होगी? 9 का आधा करेंगे तो क्या हुआ? 4.5 है ना। तो एक उसके पहले एक उसके बाद, तो 4.5 के पहले क्या आएगा? 4, और 4.5 के बाद क्या आएगा? 5। तो 3 के साथ में जो अगले 2 नंबर आएंगे वो क्या आएंगे? 4 और 5। अब 7 का देखिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 का हाफ करेंगे तो क्या होगा? 44.5 होगा ना। तो एक 44 24, एक 24 और एक 25, तो 7 के इसमें जो थर्ड नंबर क्या हो गया? 24 और 25। फिर उसके बाद में 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 का हाफ कितना होगा? 60.5। तो एक 60 होगा और एक 61 होगा, एक 60 होगा और एक 61। तो आप ऐसे जितने प्राइम नंबर आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, मैंने एक टेबल में यहाँ पे 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इनका अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट या बोधायन नंबर निकालना है, तो अब लॉजिक समझ में आया क्या है? नंबर का स्क्वायर करो और वो स्क्वायर जो आएगा उसको हाफ करो, तो आपको उससे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो मेथड्स हैं ये हमारे सिस्टम में पहले से ही प्रचलन में है। बोधायन नंबर से हमको जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री, कभी आपने 11 12 करके जो आते हैं बच्चे, उनको ट्रिग्नोमेट्री रहता है, 10th में रहता है, 10th करके आए तो कभी, है ना, तो वो साइन कॉस वगैरह जो है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी हमारे पास में बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से सूत्र हैं, बहुत से प्रोसेस हैं, जो कि हम हमारे नॉर्मल मेथड से करें तो हमारा इंटरेस्ट ही कई बार खत्म हो जाता है। मैथमेटिक्स में भारत कमजोर इसलिए हुआ या हो रहा था कि हम लोग सिर्फ एक ही मेथड जानते थे। उस मेथड को हम लोग अगर समझ पाए तो मैथ्स हमारे लिए अच्छा, और नहीं समझ पाए तो मैथ्स खराब, और अगर मैथ्स नहीं समझ पाए तो आपको साइंस नहीं समझ में आएगा। साइंस का बेस क्या है? मैथ्स, और साइंस से ही फिर क्या निकलता है? इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग से ही क्या निकलती है? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे सीखने आए हो, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अगर साइंस में प्रोफाउंड नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपका मैथ्स कमजोर था, तो आप अच्छे टेक्नोक्रेट, अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। तो फंडामेंटली क्या चाहिए? मैथ्स, मैथ्स के बाद साइंस का, साइंस के बाद उसको इंजीनियरिंग में अप्लाई करना, और उससे फिर नई नई टेक्नोलॉजी बनाना, क्रिएट करना। तो ये एक हायरार्की होती है। मैथ्स समझना, मैथ्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के काफी एग्जांपल्स मैंने लिया हूं। मैं आपको अलग से ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये पूरा जो मैथमेटिक्स है ये करवाने वाला हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब डेरिवेटिव वगैरह पढ़ते हैं आप, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में भी आप कई डिफिकल्ट डेरिवेटिव्स को
बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको फिर से पुरानी मेथड वो प्रोडक्ट रूल लगा के करना है, लेकिन प्रोडक्ट रूल अगर नहीं लगाना है तो हम लोग इसको हमारी मेथड से ये एक छोटा सा टेबल बना के बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी और कैलकुलस, इसको कैलकुलस बोला जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। थोड़ी थोड़ी देर में आपको अगर मान लो कोई चुटकुला याद आ रहा है, या मैं कट कर रहा हूं ये ऑफिशियली, या अंदर से आपका दिमाग जो है वो क्लास से बाहर कहीं घूमने चला गया हो, तो उसको वापस अपनी क्लास में ला लो, ठीक है। मुझे मालूम है कि सारे बच्चे उस एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से नहीं बैठ पाते। कुछ लोगों को कुछ चीजें पहले से मालूम रहती है, या कुछ लोगों को मालूम करना ही नहीं है। ये दो टाइप के जो लोग हैं, ये फिर क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, टीचर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्लास को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे आप बचिए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, फिर ये एक्स स्क्वायर का एक और इक्वेशन डेरिवेटिव निकाले, नहीं ये d2x बाय dy स्क्वायर, ये उल्टा हो गया, डबल आ गया, ठीक है। ये d3 है, ये पावर 3, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। पहला डिफरेंशिएशन करने में ही आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, या कई बार बहुत तकलीफ होती है। यहां से दो टाइप के स्ट्रीम निकलते हैं, एक बच्चों को ये जो आता है वो इस विषय में आगे बढ़ते हैं, जो नहीं आता वो गणित को भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका साइंस कमजोर हो जाता है, और जिससे वो आगे इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत वीक इंजीनियर के रूप में दिखते हैं। अगर इंजीनियर बन ही गए तो, वैसे तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बन गए फिर भी तो। अब देखो ये पावर 3 वगैरह के भी सिर्फ एक टेबल में हमने कैलकुलेट कर लिए। इसको अगर आप डिराइव करने जाएंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को डबल डिफरेंशिएट, उसके रिजल्ट को ट्रिपल डिफरेंशिएट, उसके रिजल्ट को 4th टाइम। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, और हम इसको एक एक पेज में, एक एक टेबल में कर रहे हैं। ये भी ट्रिपल है, ई एक्स टू पावर एक्स वाली टर्म है। अब ये देखो पावर 5 आ गया, आ गया पावर 5 में हमने यहाँ पे पावर 5 का निकाले, तो आप अगर कोएफिशिएंट देखोगे तो यहाँ 1 5 10 10 5 1, वो देखा था मेरू प्रस्तार में 1 5 10 10 5 1, तो वहां से कोएफिशिएंट लिए, और ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे हमने किए। तो पहला ई रेस टू पावर एक्स एक टर्म है और साइन बी एक्स दूसरी टर्म है। ये दोनों को हमने अगर लिखे तो पहला डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, दूसरे में ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इन दिस वे वी हैव सीन सम ऑफ द इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ IKS टुडे, एंड आई होप this has created some spark, some interest, some curiosity amongst the student to explore this unexplored world। और जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, उससे जो हमारी समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी थी, उसको फिर से वापस एस्टेब्लिश करने में आप लोगों की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इस दिशा में चलने की प्रेरणा, स्पार्क क्रिएट करना। एक अपन इग्निशन देते हैं तो स्पार्क होता है, और फिर पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलती है। पेट्रोल डीजल आपके पास है, लेकिन स्पार्क की कमी थी, वो स्पार्क मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ हद तक सफल हुआ होऊंगा। अब आप आगे जैसा परफॉर्म करेंगे उससे समझ में आएगा कि आज की स्पार्किंग कितनी काम में आई। थैंक यू वेरी मच।